उसके बाद से लेके 2005 तक उनकी धर्मपत्नी ने भी चुनाव लड़ा। वो बीजेपी के अरविंद पांडे और बलराज पासी जी के निकट भी रहे। लेकिन 2005 में कांग्रेस, पंजाब के कांग्रेसी नेता राणा गुरजीत सिंह ने सबसे पहले पोंटी चड्ढा से उन्हें मिलवाया। फिर पोंटी चड्ढा उन्हें लेकर निशंक जी के पास गए। जी, लिटरली फिजिकली उन्हें लेकर निशंक जी के पास गए। फिर एक मीटिंग कराई गई और उसके बाद तय हुआ कि साहब ये उस आयोग के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं 2010 में। तो आप ये मत कहिए कि साहब किस पार्टी का नेता दूध का धुला है और किस पार्टी का नेता जो है पूरा का पूरा आकर डूबा हुआ है। मैं व्यक्ति विशेष का नाम लेकर बात करने में ज्यादा भरोसा करता हूं। नहीं, मेरा भी ये कहना है कि जिस समय व्यक्ति को बनाया जा रहा था, जिस समय उनको पद दिया जा रहा था, तो उस समय इस चीज को जांचा परखा जाना चाहिए था। ये बात और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या वो हमारी कांग्रेस की सरकार हो, निश्चित तौर पर जिनकी जो क्रिमिनल हिस्ट्री है, उन लोगों को जो है इसमें बिल्कुल भी अब मुझे लग रहा है कि मेरी आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्वेश्चन आंसर के दौरान मैच करती नजर आ रही है। अब मुझे लग रहा है कि हम राइट ट्रैक पे जा रहे हैं। खैर, अजय भट्ट साहब जुड़ रहे हैं। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। अजय भट्ट जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी धन्यवाद। भाई साहब, एक आरोप जो लग रहा है, जो तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, साहब सुखदेव सिंह नामधारी जी जो हैं वो आरएसएस का पूरा परिधान पहने नजर आ रहे हैं। वो के सुदर्शन साहब और सुब्रमण्यम स्वामी के साथ नजर आ रहे हैं। वो निशंक जी के कार्यकाल में उनकी ताजपोशी होती है, अब उन्हें हटा दिया गया है। वो रविशंकर जी के साथ नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक अब आरोप बीजेपी और संघ के ऊपर लग रहे हैं। राजीव महर्षि जी आरोप लगा रहे हैं कि साहब बीजेपी की तो ये नीति है दरअसल। जी, और तो बस मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि जब किसी भी व्यक्ति को आप इतने महत्वपूर्ण पद पर आसीन करते हैं तो क्या उसके रिकॉर्ड्स, उसका बैकग्राउंड ये चेक नहीं होना चाहिए भट्ट साहब? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल आदमी को, कोई भी पॉलिटिकल आदमी हो, उस पर मुकदमे चलते रहते हैं। मैंने कई बार कहा है कि राजनीतिक दृष्टि से भी, विद्वेष से भी मुकदमे होते हैं। अच्छा। और उन पर अगर किसी में कन्विक्शन हो गया है तब तो फिर बहुत गंभीर बात है। अच्छा। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है और मेरे संज्ञान में भी नहीं है कि इतने मुकदमे दर्ज हैं जितना पता लग रहा है। हाँ। तो अगर किसी में कन्विक्शन हो गया हो तो तब तो फिर बहुत ही गंभीर बात है। हाँ। अगर कन्विक्शन नहीं हुआ है, अंडर ट्रायल है, तो जब तक अंडर ट्रायल होता है एक वकील होने के नाते, तब तक हम किसी को अपराधी नहीं कह सकते हैं। वो उसके प्रति डिफामेशन होता है। अच्छा। तो इसलिए मेरा ये कहना है, अगर सरकार ने हटाया है तो कोई सम्यक परीक्षण किया होगा, परीक्षण के बाद ही हटाया होगा। हाँ। और अगर परीक्षण नहीं किया है तो सरकार को पूरा परीक्षण करके ही कोई कदम लेना चाहिए, क्योंकि किसी के साथ खड़ा होना, कहीं दिखाई देना, वो अलग बात है। भट्ट साहब, मैं पूरी विनम्रता से मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, जो कि आपका वकालत में भी एक्सपीरियंस है और राजनीति में भी एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आपकी छवि बहुत अच्छी है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर किसी व्यक्ति विशेष जो राजनेता है 10-15 साल 20 साल के करियर में, अगर उसके खिलाफ संगीन दफाओं के तहत 302, 307 जैसे संगीन दफाओं के तहत अगर 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हों, तो क्या इसे भी आप राजनीतिक विद्वेष ही मानेंगे? ये एक बहुत लॉजिकल थिंकिंग की बात है। पार्टी लाइन से उठ के बात करनी पड़ेगी। मैंने कहा ना कि अगर कन्विक्शन हो गया हो 20 साल से, अगर नहीं, कन्विक्शन वाली बात से मैं आगे निकल के बात कर रहा हूं भट्ट साहब। कन्विक्शन वाली बात से मैं एक कदम आगे निकल गया। आप बिल्कुल सही कर, तकनीकी तौर पे मैं भी वकालत का छात्र रहा हूं, आपकी तरह उतना एक्सपीरियंस नहीं, आपकी तरह वकालत नहीं की मैंने, पत्रकारिता में आ गया। लेकिन मैं सिर्फ इतना आपसे पूछना चाहता हूं, नैतिकता का तकाजा क्या? क्योंकि राजनीति तो संदेशों से चलती है। नहीं, देखिए, नैतिकता का तो तकाजा हमारी पार्टी में यह है कि माननीय अडवाणी जी को एक बार हवाला का झूठे केस में नाम लिया गया, तो उन्होंने कह दिया था कि मैं संसद में तब तक प्रवेश नहीं करूंगा जब तक कि मैं अपना साबित न हो जाऊं। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। तो अडवाणी जी जैसे नेता, और आज एक उदाहरण तो रखना ही चाहिए कभी न कभी। मैं ये कह रहा हूं, देखिए क्या होता है ना, जब निशंक जी जैसे इतने भद्र राजनेता जो मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हो, और इतने एक शराब माफिया, एक भू माफिया, एक बिल्डर लॉबिस्ट के सिफारिश पे अगर आप किसी व्यक्ति विशेष को जो टेंटेड है उसको आप अध्यक्ष बनाओगे तो सवाल उठेंगे ही।
मैं आपके और प्रश्नों पर कि किसने उन्होंने उनकी करी या नहीं करी, किसी ने किसी के अप्रोच पर आए हैं, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता हूं। अच्छा। क्योंकि अप्रोच पर करी या नहीं करी, करने वाले को या अप्रोच करने वाले को, उन्हीं को पता होता है। क्योंकि मैं उस समय डायरेक्ट कहीं पर भी पार्टी की एक्टिविटीज में नहीं था। हाँ। तो मुझे इसका पता नहीं है। बस इतना ही मैं कहता हूं कि अगर कोई ऐसी चीज है तो राजनीतिक व्यक्ति को अपना चरित्र, अपना व्यक्तित्व, कृतित्व बहुत साफ रखना चाहिए। हाँ। जिसको क्रिस्टल क्लियर कहते हैं, इस टाइप से होना चाहिए। ठीक है, अमिताभ अग्निहोत्री हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ हैं। पार्टियों से ऐसा होता है। अजय भाई आप प्लीज हमारे साथ रहिए। अमिताभ अग्निहोत्री जी, जिस तरह से तस्वीर को बदल बदल कर देखा या दिखाया जा रहा है, मैं इससे ऊपर हट के बात करता हूं। मैं कन्विक्शन की बात ही नहीं करता, मैं तो एक राजनीतिक मैसेज की अमिताभ जी बात करता हूं, और जो शायद बहुत घिनौना, बहुत घृणित है। देखिए, 3 लोगों की टिप्पणियां मुझे महत्वपूर्ण लगी। हाँ। अविकल थपलियाल ने कुछ ठीक बात कही। हाँ। राजीव महर्षि जी ने अपना पक्ष रखा और अजय भाई ने अपनी बात कही। हाँ। पहली बात मैं अविकल जी की बात पर बोलूं। हाँ। कि भाजपा के भी बहुत सारे नेताओं को अब पता लगा। हाँ। कि ये सुखदेव नामधारी कौन थे। हाँ। मैं इससे सहमत नहीं। इनकी कीर्ति इतनी प्रचंड थी कि उत्तराखंड में सब जानते थे। और पोंटी चड्ढा उत्तराखंड के लिए गुमनाम आदमी नहीं था। हाँ। अरे वहीं से तो आए थे। और पहला जैकपॉट जो बिजनेस का मिला पोंटी को, वो देवभूमि में मिला। देवभूमि में ही पोंटी का अवतार हुआ, नया व्यापार का, व्यवसाय का। और वो वहीं उसी देवभूमि से तो मुरादाबाद शिफ्ट हुए थे। इसलिए ये तर्क गले नहीं उतरता। राजीव महर्षि ने कहा कि भाजपा ने ऐसा किया, भाजपा ने वैसा किया। उस पर बोलूंगा जब अजय जी की बात पर आऊंगा। अभी राजीव महर्षि की बात पर आऊं। भारतीय जनता पार्टी ने एक गुनहगार को बना दिया एक संवैधानिक संस्था का अध्यक्ष। कम से कम उस पाप से न्यायाधीश से मुख्यमंत्री बने व्यक्ति को तो पहली फुर्सत में ही निजात पा लेनी चाहिए थी। इनके खिलाफ पोंटी चड्ढा की हत्या वाले दिन पोंटी के साथ गाड़ी में सवार होने और गोली कांड में ये भी कुछ पटाखे छुटाए इनके गार्ड ने। उस प्रसंग के अलावा भी इनकी कीर्ति तो बहुत लंबी है, आज की नहीं। तो जब इस बात का हमारी सरकार आए तो हम सबसे पहले इस बात की पुष्टि करें कि जो लोग इस ढंग के हैं, जिनका चरित्र ठीक नहीं है, जिनका सार्वजनिक जीवन में कलंकित इतिहास है, उन लोगों को विदा करें। एक काम होना चाहिए था। ठीक है। अब बात अजय भट्ट ने जो कही। हाँ। अजय भट्ट ने कहा कि भाई जब तक मुकदमा साबित में फाइनल नहीं हो जाए और दोषी व्यक्ति करार नहीं दिया जाए, तब तक उसको दोषी मानना ठीक नहीं। यह सिद्धांत अदालत में चल सकता है, यह सिद्धांत लोक जीवन में नहीं चलता। लोक जीवन में कहीं नहीं चल सकता। राजनीति तो लोकलाज से ही चलती है। ठीक है। नीति है वो लोकलाज से चलती है, लेकिन निशंक जी की सरकार में जिस तरह से एक के बाद एक घोटाले हुए, जिस तरह से एक के बाद एक टेंटेड लोगों को आप जो है ऐसे मलाईदार पदों पर बैठा रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक पूरा का पूरा मैसेज गलत जाता है। खैर, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। प्रवीण भाई, सीधे आपके पास आके बात करूंगा। एक ब्रेक ले रहा हूं, तुरंत लौट के आता हूं। जालसाजी है जिसका कारोबार, सरायम की दुनिया का जो है सरदार, वो बन गया साहूकार। हुकूमत से मिला सम्मान तो चल पड़ी सियासी दुकान, नाम है नामधारी। उत्तराखंड सरकार ने अपने अल्प कार्यकाल में ही किसानों, शिक्षकों, छात्र छात्राओं, सैनिक कल्याण व दैवीय आपदा वाले क्षेत्रों को राहत देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। गन्ना किसानों को 138 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर। इसके अलावा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज प्राध्यापकों की भर्ती के लिए उच्च शिक्षा चयन आयोग स्थापित कर लगभग 850 प्राध्यापकों की भर्ती करने का सरकार ने निर्णय लिया है। प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापकों की नई भर्ती अब ब्लॉक कैडर के आधार पर होगी। डिग्री अध्यापकों की रिटायरमेंट की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है। पीपीपी मोड पर पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग व सीबीएसई पैटर्न पर स्कूल खोले जाएंगे, जिनमें 50% एससी वर्ग के छात्रों के लिए सीटें आरक्षित रहेंगी। इसके अलावा 5 नए राजीव गांधी नवोदय विद्यालय भी स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्रों को निःशुल्क यूनिफॉर्म की सुविधा। सरकार ने सैनिकों के प्रति सम्मान देते हुए
सैनिक विधवाओं की पुत्री के विवाह के लिए सहायता राशि को 20,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए किया है। राजकीय सेवाओं में सामान्य वर्ग में आवेदन की आयु सीमा को 35 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष कर दिया गया है। राज्य सरकार ने प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों के लिए बेरोजगार सह कौशल विकास भत्ता योजना को नवंबर माह से लागू करने का प्रावधान किया है। उत्तराखंड की बहुगुणा सरकार प्रदेश के हर घर में विकास की योजनाओं को पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। जालसाजी है जिसका कारोबार, जरायम की दुनिया का जो है सरदार, वो बन गया साहूकार। हुकूमत से मिला सम्मान तो चल पड़ी सियासी दुकान। नाम है नामधारी। जी, हमने लगातार माननीय नामधारी साहब की एक से बढ़कर एक जो इनकी पराक्रमी व्यवस्था थी उसके बारे में बताया। आइए अब आपको एक एक करके दिखा देते हैं जल्दी से कि सुखदेव सिंह नामधारी के वो काले चिट्ठे जिन्हें जानकर आप शर्तिया दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे और एक बहुत भद्दी सी टिप्पणी भी करेंगे, हो सकता है आप करें उस वक्त की बीजेपी सरकार के ऊपर, उस वक्त के मुख्यमंत्री के ऊपर। मन में करें, मन में ही कीजिएगा, करना चाहिए जिन्होंने इतने पराक्रमी, इतने टेंटेड आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को इतना मलाईदार पद थमा दिया तोहफे में। नाम सुखदेव सिंह नामधारी, पुत्र रूढ़ सिंह, निवासी ताली फार्म बाजपुर, ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड। ये पूरी पहचान है उस नामधारी की जो चड्ढा बंधुओं की हत्या के बाद शक के घेरे में है। लेकिन जालसाजी और जरायम की दुनिया के सरदार नामधारी के जलवे को देखकर आपका दिमाग चक्कर घिन्नी हो जाएगा। दरअसल जिस नामधारी को आप जानते हैं वो असल में है कौन? वो जिसका जन्म बाजपुर में हुआ था, या फिर वो जो जालंधर में पैदा हुआ था? वो जो अनपढ़ है, या वो जो इंटरमीडिएट की परीक्षा में फेल हो गया था? जब नामधारी की पड़ताल में समाचार प्लस की एसआईटी विंग उतरी तो उनके सामने भी ऐसे ही सवालात थे, क्योंकि जिस नामधारी को हमारी टीम जानती थी उसके सिर हत्या, लूट, राहजनी, हत्या के प्रयास, SC/ST एक्ट के तहत ऊधम सिंह जिले में 12 मामलों समेत कुल 2 दर्जन से ज्यादा मामले कई जिलों में दर्ज हैं। तो फिर जो नामधारी सूबे के अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बना बैठा है वो कौन है? और अगर ये शख्स वही है तो आखिर किस बिना पर निशंक सरकार ने उसे इस पद पर बिठाया? कहीं ऐसा तो नहीं था कि नामधारी पोंटी चड्ढा और निशंक सरकार के बीच कड़ी की भूमिका अदा कर रहा था, और जो खनन के ठेके पोंटी के हिस्से आए उसका सूत्रधार भी नामधारी ही था? क्या यही वो वजह थी जिसके चलते तत्कालीन निशंक सरकार नामधारी पर मेहरबान हुई? ये वो उलझन थी जिसे सुलझाने में हमारी एसआईटी टीम की पेशानी पर लकीरें खिंच गई थी। जाली डोमिसाइल। ऊधम सिंह नगर के बाजपुर के रहने वाले सुखदेव सिंह नामधारी के पासपोर्ट पर जालंधर का पता लगा हुआ है। पासपोर्ट बनवाते वक्त उसने खुद को जालंधर का निवासी बताया था। अब भला ये कैसे संभव है कि एक ही इंसान उत्तराखंड के बाजपुर में भी पैदा हुआ हो और वही शख्स पंजाब के जालंधर में भी पैदा हुआ हो? जाली पासपोर्ट। फर्जी पते से पहला पासपोर्ट हासिल करने वाले नामधारी ने दोबारा नए पासपोर्ट के लिए अर्जी दे दी, जिसमें खुद को अनपढ़ बताया था। जाली एकेडमिक रिपोर्ट। खुद को अनपढ़ और सिर्फ हस्ताक्षर करने भर का साक्षर बताने वाले नामधारी ने सन 1982-83 में हाई स्कूल की परीक्षा तत्कालीन यूपी बोर्ड से 3rd डिवीजन में पास की थी और सन 1984-85 में अनुपस्थित होने के कारण 12वीं में फेल हो गए थे। फर्जी आर्म लाइसेंस। गलत तथ्यों के जरिए नामधारी ने 315 बोर की राइफल हासिल की थी, जिसे बाद में जिला मजिस्ट्रेट ने रद्द कर दिया था। आरोप था कि बंदूक का इस्तेमाल इलाके की जनता को आतंकित करने के लिए किया जा रहा है।
गुनाहों का जाल। सफेद भारी नामधारी का दामन गुनाह की संगीन वारदातों से भरा हुआ है। उसके ऊपर अलग अलग इलाकों में 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। सस्पेंस का मकड़जाल। शराब कारोबारी पोंटी चड्ढा और उनके भाई हरदीप चड्ढा की हत्या के